ना ये इंपॉर्टेंट है पेयर्ड सीरा। लास्ट कौन कौन था क्लास में? सारे ही थे सर। बताओ क्या किया था हमने पेयर्ड सीरा में? सर वही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करा के फिर मैच करेंगे। हाँ हाँ, इसका हमने वो क्या, मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी थी कि मतलब क्या है इसका? सीरम का पेयर होगा। हम्म। सीरम का पेयर होगा। हाँ, पेयर्ड सीरा हाँ जी। मतलब एक तो पेयर में होएगा। क्लियर? तो पेयर में होना क्यों जरूरी है ये क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं बार बार आपको कहता हूँ कॉन्सेप्ट, वॉइस क्लियर है मेरी? हाँ जी सर। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कॉन्सेप्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पेयर्ड सीरम का मतलब क्या है? जो सीरम है उसमें कितनी एंटीबॉडीज हैं उसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट, वो देखनी है हमने, वो चेक करनी है। मगर हर पर्सन का अपना रिस्पॉन्स है टू द वायरस। ये तो क्लियर है ना? अगर सब फॉर एग्जांपल हम क्लास में जितने हैं सबका हम टेस्ट लेंगे, सबकी रिस्पॉन्स टू दैट वायरस अलग होएगी कि सेम होएगी? अलग। अलग अलग, होएगी। अलग होएगी। जिसको हम ससेप्टिबिलिटी भी बोल देते हैं, जिसको हम फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि एक पर्सन की अपना रिस्पॉन्स सिस्टम है किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस को। राइट? इसका मतलब हम जो एंटीबॉडीज हैं उसको हम कभी भी ये नहीं दे सकते कि ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है, कि दे सकते हैं? नहीं दे सकते सर। नहीं दे सकते ना। सपोज कोविड का चेक किया, सपोज तो कोविड में हम क्या चेक करेंगे कि फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट इसके, उसके जो एंटीबॉडीज है वो 10,000 है। पर किसी पर्सन की स्ट्रेंथ डिफरेंट हो सकती है, उसमें 20,000 हो सकते हैं, किसी में 25,000 हो सकते हैं, किसी में सिर्फ 5,000 हो सकता है, किसी का सिर्फ 1,000 हो सकता है जो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। तो सबकी अलग अलग होगी। तो हमें कैसे पता चलेगा इन डायग्नोसिस ये प्रॉब्लम हुई है कि नहीं, अगर हमने उसकी एंटीबॉडीज को, क्योंकि एंटीबॉडीज भी डायग्नोसिस के लिए यूज हो सकती है, क्योंकि एंटीबॉडीज क्या शो कर रही हैं कि उसको एक्सपोजर हुआ है। आर यू गेटिंग इट? अगर एक्सपोजर हुआ है तो एंटीबॉडीज बनेगी, अगर एक्सपोजर नहीं होता तो एंटीबॉडीज नहीं होती। सो एंटीबॉडीज बिल्कुल निल है, जीरो है, इसका मतलब उस पर्सन को उस डिजीज का एक्सपोजर नहीं हुआ है। अगर इसका एक्सपोजर हुआ है तो एंटीबॉडीज बनी होंगी। तो हम क्या देखते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि किसी सपोज किसी पर्सन को सिम्टम आने शुरू हुए और हमने डायग्नोसिस करना है इन्फ्लुएंजा का। तो हम क्या करेंगे, उसी वक्त जब हमारे पास आया है 3-4 दिन में बाद ही, क्योंकि इसके सिम्टम जल्दी आते हैं, तो जैसे ही सिम्टम आया हम उसका एक सैंपल ब्लड का ले लेंगे। ले लिया और हमने उसकी एंटीबॉडीज को मार्क कर लिया कि उसकी एंटीबॉडीज ये वाली हैं। उसके बाद थोड़े दिनों बाद हम दोबारा से एक बार ब्लड टेस्ट ले लेंगे, फिर एंटीबॉडीज देखेंगे। अगर उसको इन्फ्लुएंजा हुआ है तो उसकी एंटीबॉडीज में रेज बहुत ज्यादा आ जाएगा, 2 to 3 टाइम्स रेज आ जाएगा। सो अगर वो 3 फोल्ड रेज आ गया हुआ है पहले पहले सैंपल से, इसका मतलब उसको इन्फ्लुएंजा हुआ है। और अगर उसको इन्फ्लुएंजा ना होके सिर्फ फ्लू हुआ होगा तो क्या होएगा, उसका जो नेक्स्ट टेस्ट होएगा उसमें जो एंटीबॉडीज होंगी वो उतनी ही ऑलमोस्ट होंगी जितनी पहले। क्लियर है? यस सर। किसी को नहीं क्लियर है तो बोलो। सानिया, गुरप्रीत, कुमकुम, सांची, ज्योति, क्लियर है सर। क्लियर है किसी सर। को कोई डाउट? एनीवन? नो सर। पक्का? यस सर। चलो, सो इसको हम एक कहाँ चला गया, हाँ, एक मिनट। तो इसको हम क्या कहेंगे, पेयर्ड सीरम। चलो, अनदर थिंग क्या हो सकती है, हम वायरस को ही आइसोलेट कर लें। राइट? है डिफिकल्ट पर किया जा सकता है। तो नेचुरली कहाँ से लेंगे, जहां वायरस सबसे पहले और सबसे ज्यादा होएगा वो है नेजोफेरिंग्स।
So nasopharyngeal secretions are the best specimen for the obtaining the large amount of virus infected cell and can be detected by indirect fluorescent antibody technique. अब इसको आप सिर्फ नाम याद कर लो, इसको वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। सो पेयर्ड सीरा जैसे हमने देखो अभी डिस्कस किया था, वो कहता है द सीरो डायग्नोसिस ऑफ द इन्फ्लुएंजा ए एंड बी कैन बी मेड बाय एग्जामिनेशन ऑफ 2 सीरम स्पेसिमेंस फ्रॉम द पेशेंट। 2 लिए जा सकते हैं, वन टेकन एज अर्ली एज पॉसिबल इन द एक्यूट फेज। जल्दी लेना है, लेट लेंगे तो वो बढ़िया हो, पहले से बड़ा होगा। One taken as early as possible in the acute phase of the disease, not later than 5th day. 5th day के बाद नहीं लेना, तो जैसे ही सिम्टम आया तभी ले लो। Other taken 10 to 14 days after the onset. बाकियों का दूसरा कब लेंगे? 10 से 14 दिन after the onset. The titer of the influenza antibody in the human sera is so variable that only by detecting in rise in complementary fixing antibody in the course of illness can be used in the diagnosis. वो क्या कह रहा है? इन्फ्लुएंजा की एंटीबॉडीज ह्यूमन सीरा में इतनी वेरिएबल है कि हम उसको डायरेक्टली नहीं बता सकते। हम देखेंगे कि कितनी रेज कर गई। 4-fold और ए ग्रेटर राइज इन टाइटर आर कंसिडर्ड डायग्नोसिस ऑफ इंफेक्शन। अगर 4 गुना बढ़ जाए और उससे भी ज्यादा बढ़ जाए तो हम लेके चलेंगे कि हाँ, इस कंडीशन में हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज डायग्नोसिस फॉर द इंफेक्शन। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन देखो सिंपल है। प्रिवेंशन जब भी आएगी आप प्रिवेंशन को दोबारा से उसके हिसाब से कर सकते हो। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन। प्राइमरी में क्या था? हेल्थ प्रमोशन and specific protection, right? So chances to contain the disease is very poor इन्फ्लुएंजा में। क्यों? क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो रही है। सो गुड वेंटिलेशन ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। द अवॉइडेंस ऑफ द क्राउडेड प्लेस ड्यूरिंग एपिडेमिक, जो जो कोविड में था वो सब याद कर लो। Encouraging the disease to use the mask, stay at home at the first sign of the influenza। अगर आपको सिम्टम है तो आप घर पर ही रहो। Vaccination is not recommended to control the spread in the general population। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? कहता वैक्सीनेशन इज नॉट रेकमेंडेड टू कंट्रोल स्प्रेड। स्प्रेड नहीं कंट्रोल होएगा। वो क्यों? वो क्यों? बोलो। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या थी? एक, इसका एंटीजन चेंज होता है। दूसरा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम, तो टाइम नहीं मिलेगा उसको उस कंडीशन के लिए। तो इसलिए हम वैक्सीनेशन को एज ए कंट्रोल नहीं यूज कर सकते इसमें इन्फ्लुएंजा। सो इम्यूनाइजेशन इन थ्योरी ऑफर द बेस्ट प्रोस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंजा एट द प्रेजेंट टाइम। कि इम्यूनाइजेशन करो पहले से, मगर इन व्यू ऑफ चेंजिंग एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वायरस, न्यू वैक्सीन्स आर कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड, क्योंकि एंटीजन चेंज हो रहा है। एंड दे शुड कंटेन H and N कंपोनेंट ऑफ द प्रिवेलेंट स्ट्रेन। प्रिवेलेंट मतलब जो अब चल रहा है स्ट्रेन, उसके कंपोनेंट उसमें होने चाहिए। एंड और स्ट्रेन्स टू कीप द वैक्सीनेशन अप टू डेट। सो अगर वैक्सीनेशन अप टू डेट नहीं होगी वो काम नहीं करेगी। सो WHO जो WHO है, it makes recommendation every year as to what strain should be included in the vaccine। क्यों? क्योंकि ये बदलता रहेगा। तो WHO उसकी रिसर्च करता रहता है हर टाइम, तो जो भी बेस्ट स्ट्रेन है वो उसको बताता है कि ये यूज करना आपने इस कंडीशन में। वैक्सीनेशन शुड बी गिवन 2 weeks बिफोर द ऑनसेट ऑफ। सोच के देखो, अब 2 weeks बिफोर द ऑनसेट है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 72 hours, राइट। वैक्सीन कब देनी है? 2 हफ्ते पहले, द ऑनसेट ऑफ द एपिडेमिक, और प्रेफरेबली 2 to 3 months बिफोर द इन्फ्लुएंजा इज एक्सपेक्टेड। इतनी देर पहले देनी है, और तब हमें पता ही नहीं है कौन सा स्ट्रेन आएगा।
So preventing influenza epidemic by prophylactic mass vaccination is remote. तो इसलिए वो बहुत मुश्किल है. सो वैक्सीनेशन आर रिकमेंडेड फॉर सर्टन ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन. जो मैंने आपको बताया कि जो इमरजेंसी वाले लोग हैं उनको दी जाएगी, जो पुलिस वाले हो गए, फायरमैन हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इमरजेंसी सर्विसेज होगी, उनको दी जाएगी. So public servants, so that services are not disruptive if there is an epidemic like police, fire protection, transport and medical care, उनको दी जाएगी. और जो क्रॉनिक और डिबिलिटेटिंग डिजीज है, जिनको डायबिटीज है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, सीआरएफ है, उनको दी जाएगी. क्यों? क्योंकि कॉम्प्लिकेशन इन दिस ग्रुप इज वेरी हाई, इवन डेथ हो सकती है जो कोमॉर्बिडिटीज के साथ होते हैं. तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी वैक्सीन होती हैं. वैक्सीन हमेशा दो तरह की होती हैं, किल्ड या लाइव वैक्सीन. राइट. किल्ड का मतलब है कि वैक्सीन को मार दिया जाता है उसको. लाइव का मतलब है वो अभी भी जिंदा है, उसको ऑल्टर किया गया. सो किल्ड वैक्सीन, लाइव एटेंटुएटेड वैक्सीन एंड न्यूअर वैक्सीन, जो न्यू अभी इंट्रोड्यूस हुई है. किल्ड वैक्सीन में क्या है? किल्ड में क्या है कि the recommended vaccine strain for the vaccine production are grown in the allontonic cavity of the developing chick embryo. जो चिक का एम्ब्रियो होता है उसमें वो डेवलप की जाती है वैक्सीन, हार्वेस्ट की जाती है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है सो दैट उसमें कोई ऐसा कंटेंट ना हो जो अनड्यू रिएक्शन बॉडी में स्टार्ट करे. उसके बाद उसको मार दिया जाता है सो दैट वो डिजीज को वो ना कर सके, क्या बोलते हैं उसके, डिजीज को सेट ऑन ना कर सके. मगर उसके कंटेंट बॉडी उसको कैसे लेगी? जब वो बॉडी में हम इंस्टिल कर देंगे तो बॉडी उसको एज एन एंटीजन डिटेक्ट करेगी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएंगी. और एक चीज सोच के देखो, मरे हुए वायरस को डालना और जिंदा वायरस को डालना, बॉडी का रिस्पॉन्स किस में बेटर आएगा? दोनों में सेम होगा. वेरी गुड. और लाइव में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा. गुड. और बाकी क्या है? सर लाइव वाले में क्योंकि फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होगी. ठीक है ना. सपना देखना किसी जगह का और वहां जाके होके आना, दोनों में फर्क है. सो जब डेड जाएगा वैसे रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि डेड आगे से कोई वो नहीं कर रहा, स्टिमुलेशन नहीं कर रहा बॉडी को, आगे से कोई रिएक्शन क्रिएट नहीं कर रहा. सो इम्यून रिस्पॉन्स इसमें आएगा पर पूरा नहीं आएगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा. मगर जो लाइव होएगा उसमें रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रांग आएगा, और रिस्पॉन्स और भी अच्छा आएगा अगर वही लाइव उसी रूट से दिया जाए जिस रूट में डिजीज होती है. क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आपके आना चाहिए कि किनको किल्ड दी जाएगी और किनको लाइव दी जाएगी. सर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को किल्ड दी जाएगी क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग ही नहीं है कि वो प्रोड्यूस कर हाँ, लाइव सही के है ना. लिए. तो जिनमें ये डर है कि ये ना हो कि हम जिसमें लाइव दें और उनको उल्टा हो जाए. अच्छा बेटे, हमने उनको जो लाइव वैक्सीन है उसको बहुत ज्यादा उसकी पावर को कम कर दिया हुआ, मगर हो सकता है कि वो जो पर्सन है वो इतना वीक है वो उसको भी रिस्पॉन्ड कर जाए. तो उस कंडीशन में हम किल्ड यूज करेंगे. क्लियर है? यस सर. सो क्या है कि किल्ड वैक्सीन कैसे होती है? एलेक्ट्रॉनिक कैविटी ऑफ द डेवलपिंग चिक एम्ब्रियो, उसमें हम उसको डेवलप करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, प्यूरिफाइड करेंगे, फिर किल कर देंगे बाय फॉर्मलिन. और उसके बाद देन द स्टैंडर्डाइज अकॉर्डिंग टू द एच कंटेंट. देन उसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे कि उसमें कौन सा एच कंटेंट है. एच कंटेंट क्या करता था?
सर एच अटैच होने के एच, काम। हाँ, एच अटैच होने में करता था, राइट। सो वैक्सीन इज कन्वेंशनली फॉर्मुलेटेड इन एन एक्वस और ए सलाइन सस्पेंशन। जो एक्वस मतलब पानी में या सलाइन में उसकी सस्पेंशन बनाई जाएगी। द वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय द सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट, उससे दी जाएगी जो किल्ड वैक्सीन होगी। ये देखो जरा ध्यान से, जब 90 डिग्री के एंगल पर आप इंजेक्शन लगाते हो वो मसल में जाता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर, राइट। जब 45 डिग्री पे आप लगाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, सबक्यूटेनियस, क्योंकि सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाता है 45 के एंगल पर। मगर आप 10 से 15 डिग्री पर जब लगाते हो तो उसको बोलते हैं इंट्राडर्मल, राइट। तो यहां पर क्या दिया, कौन सा इंजेक्शन दिया गया है, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट, ये दो रूट हैं जिससे इंजेक्शन दिया जाएगा। सो सिंगल इनॉकुलेशन इज यूजुअली गिवन, सिंगल दी जाती है। इसको हमेशा याद रखना है, अडल्ट डोज किसी भी वैक्सीन की 0.5 ml होती है हमेशा, राइट। तो 0.5 ml फॉर द अडल्ट और द चिल्ड्रन ओवर 3 years, क्योंकि इसमें कंटेंट नहीं देना होता है हमने। और जब भी आप इम्यूनोग्लोबिन्स दोगे वो अकॉर्डिंग टू वेट दोगे आप, मगर जब भी आपने वैक्सीन देनी है देन वैसे ही देनी है। ये वैसे ही है बिल्कुल जैसे मॉडर्न मेडिसिन और हमारी मेडिसिन है। जब हमने मेडिसिन देनी है वो जस्ट स्टिमुलस है, बॉडी ने रिस्पॉन्स करना है तो वो मिनिमम होगी। मगर आपने क्रोसिन देनी है तो वो मिनिमम नहीं दे सकती आपकी, उसको पोटेंटाइज करके दे दो उसको, वो वहां पर आपको पूरी की पूरी 650 मिलीग्राम की डोज देनी पड़ेगी जो अडल्ट डोज है। इसमें ऐसे ही, सो अडल्ट में 0.5 ml दी जाएगी और 0.25 ml फॉर द चिल्ड्रन 6 to 36 मंथ उनमें दी जाएगी। In person with previously no immunological experience should be given 2 doses by interval of 3 to 4 week to produce desired result. So ऐसे पर्सन जिनको बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स पहला एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको 2 डोजेस दी जाएंगी एज एन इंटरवल ऑफ 3 to 4 week to produce desired result. सीरम एंटीबॉडीज आर इंक्रीज इन अबाउट 1 week, एक हफ्ता लगेगा इंक्रीज होने में, एंड रीचेज मैक्सिमम एट 2 weeks, राइट। कैसे लगेगा, एक हफ्ता लगेगा इंक्रीज होने में और मैक्सिमम हो जाएगी 2 हफ्ते में। और इसीलिए ये वैक्सीन कंट्रोल करने के लिए नहीं दे सकते आप, क्योंकि 2 हफ्ते में तो कितनी कितनी सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसका इंक्यूबेशन पीरियड सिर्फ 72 आवर्स है। So the protection value of the vaccine varies from 70 to 90%. Immunity lasts only for 6 to 12 months. 12 महीने तक रहेगी, उसके बाद दोबारा से वो कोरा कागज हो जाएगा और फिर दोबारा से वो ससेप्टेबल हो जाएगा टू द इन्फ्लुएंजा। सो रीवैक्सीनेशन ऑन द एनुअल बेसिस इज रिकमेंडेड, तो इसलिए इसको एनुअल बेसिस पे रिकमेंड करेंगे हम वैक्सीन को। इट इज नॉट लाइक चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स और मीजल्स की एक बार दी तो बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएगी उसको, ऐसे नहीं है इसमें। इसको हर साल देना पड़ेगा और कंटिन्यू रखना पड़ेगा। इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में यहां बताया गया है कि 70 to 90% इफेक्टिव अमंग द हेल्दी पर्संस 65 एज से जो कम है। मगर अगर एल्डरली पर्सन को दिया जाए जो फ्रेल है, फ्रेल मतलब वीक है, उसमें एफिकेसी ओनली 30 to 40%, राइट। टू प्रिवेंट हॉस्पिटलाइजेशन 50 to 60% ऑफ द केसेस है जो हॉस्पिटलाइजेशन से प्रिवेंट हो जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ेगी वेंटिलेटर की और यहाँ पर कम पड़ जाएंगे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन और डेथ होगी सबसे ज्यादा। इन 80% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग डेथ, इतना इसको हेल्प मिल जाता है इस कंडीशन में। सर बाकी कल कर लें, क्लास है। यस हो गया टाइम। यस सर। चलो कल मुझे फोन कर दे 1 मिनट। ठीक है सर। सुबह? हाँ सुबह ना मुझे